नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दबाई जाती है, छुपाई जाती है, यह आप अब भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी, यहाँ तक कि महाकुंभ की भी खबरें किस तरह से दबाई जाएगी, छुपाई जाएगी, यह आप पता भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप उन खबरों को बढ़ावा दें या उन चैनलों को बढ़ावा दें, उन खबरों को देखना शुरू करें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगार के बारे में कोई दिखाई जाए या आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी खबरों को दिखाया जाए। तो आप उन चैनलों को बढ़ावा दें, क्योंकि उन चैनलों को बढ़ावा देंगे तो आपकी खबर दिखाने के पूरे चांसेस रहेंगे। वरना मीडिया अब डिसाइड कर चुका है कि उसको क्या दिखाना है। जयपुर यानी राजस्थान के अजमेर ज़िले से ये बहुत बड़ी खबर, 2 माह छात्राओं को ब्लैकमेल करते रहे, यहाँ 50 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को अजमेर पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन का ही रिमांड दिया। इन पर अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। ये सभी 19-20 वर्ष के हैं। इसमें 6 नाबालिग स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर देह शोषण और धर्म बदलने का दबाव बनाया था। यहाँ अब आप इन खबरों को इस तरह से देखें कि बलात्कारी की मानसिकता खराब होती है, ना कि उसका धर्म खराब होता है। ऐसी ही खबर हम आपको एक और बताने जा रहे हैं, जिसमें बलात्कारी हिंदू है और इनमें बलात्कारी मुस्लिम है। लेकिन आपको खबरें किस तरह से पेश की जाएगी, इसको ही पहचानना है अब आपको। आपसे बलात्कारी की मानसिकता देखिए। यदि आपने बलात्कारी में भी अगर धर्म देखा तो आप किस तरह से भटक जाएंगे, यह आप अब भली भांति जानते हैं। आप एक बलात्कारी के लिए फांसी की सज़ा की मांग करेंगे, दूसरे बलात्कारी को आप बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन छात्राओं को ब्लैकमेल किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव डाला गया और इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यहाँ पूरा बार एसोसिएशन में भी कोर्ट में पेश करने के दौरान गुस्साए वकीलों ने आरोपियों को पीट दिया। अन्य लोगों ने भी वकीलों का साथ दिया और जमकर लात घोंसे बरसाए। पुलिस ने मुश्किल से आरोपियों को छुड़ाया। वहीं बार संस्थाओं से भी दोषियों की पैरवी नहीं करने की अपील की गई है। यह अजमेर के कांड के बारे में खबर है। अब हम आपको ऐसी ही एक और खबर यानी बलात्कारी की खबर दिखाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं। उसमें बलात्कारी कोई दूसरे धर्म का है, इसलिए आप धर्म के बारे में ना समझ करके सिर्फ उसकी मानसिकता के बारे में समझेंगे तो ही आप असली न्याय कर पाएंगे इनके विपक्ष में। वरना आप धर्म की लड़ाई में इतना फंस जाएंगे कि आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि किसके लिए क्या डिमांड करें। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, सोचिए 12 साल की छठी में पढ़ने वाली एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी बच्चे से उम्र से 8 साल बड़ा। आरोपी की मानसिकता देखिए, अपराधी की मानसिकता देखिए। 4 साल तक 2020 तक लगातार ब्लैकमेल और उसने उसकी छाती पर भी ब्लेड से गोद डाला, यानी ब्लेड पर उसने उसकी छाती पर चलाई और शारीरिक और मानसिक यातनाओं से पीड़ित मासूम 16 साल की होते होते डिप्रेशन में चली गई। यहाँ बलात्कारी हिंदू है, यानी बलात्कारी हिंदू। निर्भया कांड में भी बलात्कारी ऐसे ही थे जिनके लिए पूरे देश ने फांसी की मांग की थी। उस वक्त तक कोई भी बलात्कारी को हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यदि बलात्कारी मुस्लिम होता है तो पूरा देश उसके लिए फांसी की सजा की मांग करता है। लेकिन यदि बलात्कारी कोई दूसरे धर्म का होता है, हिंदू होता है, तो उसकी न तो कोई खबर इतनी ज़बरदस्त तरीके से वायरल की जाती है मीडिया के द्वारा, न ही कोई उसके बारे में कुछ किया जाता है। यानी बच्ची डिप्रेशन में चली गई, बलात्कारी हिंदू, फिर भी उसके बावजूद भी परिवार ने 10 डॉक्टरों से जांच करवाई, मगर उसकी हालात ठीक होने के बजाय बिगड़ती गई। इतने डिप्रेशन में वह चली गई। यहाँ हम किसी धर्म के या किसी के बारे में हम
इस तरह से नहीं बात करना चाहते कि उसके बारे में आप इसके बारे में विचार करें कि कौन ज़्यादा बलात्कारी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ बलात्कारी की मानसिकता के बाद ही आप इनसे सज़ा की डिमांड करें, या हर बलात्कारी की वही सज़ा की मांग करें जो किसी की भी धर्म का हो, उसकी हो। आप उसके लिए एक ही डिमांड करें कि उसको, बलात्कारी को, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि वह आने वाले समय में किसी भी धर्म का हो वह 100 बार सोचे कि ऐसा अपराध क्यों किया जा रहा है उसके द्वारा। और दूसरी खबर, पाली जिले के सोजत में मंगलवार को एक अनोखा मामला सामने आया। ये दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर। यहाँ के डीएसपी ने एक आरोपी से जब्त 1 किलो से अधिक सोना अपने पास रख लिया। आरोपी को स्थानीय होटल भेज दिया गया। एसपी को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने गोपनीय जांच कराई। जांच में सोजत डीएसपी के साथ कांस्टेबल अशोक मीणा व जितेंद्र की भूमिका भी संदिग्ध मिली। यानी डीएसपी ने 1.5 करोड़ का जब्त सोना अपने पास रख लिया और आरोपी को होटल भेज दिया। सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने जब्त सोना 5 दिन अपने पास रखा। ये खबर बीकानेर से। केडली गांव में मंगलवार सुबह 11 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में खेल रही 3 बच्चियां जर्जर पानी के टैंक के ऊपर पहुंच गई। टैंक की पट्टियां अचानक टूट गई। इससे तीनों बच्चियां 20 फीट गहरे टैंक में जा गिरी और टैंक में 15 फीट पानी था। मलबा भी बच्चियों के ऊपर जा गिरा। जब तक ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला, उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मुआवजे की और कार्रवाई की मांग की। देर रात संस्था प्रधान संतोष और शिक्षक सुनील को निलंबित कर दिया गया। राजस्थान में आज खुशियों का पिटारा खुलने जा रहा है, यानी आज बजट है। विधानसभा में बुधवार यानी आज सुबह 11 बजे डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी 2025-26 का बजट पेश करेगी। इस बार पूरा कॉन्सेप्ट ग्रीन बजट है। यह मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी को समर्पित होगा। साथ ही ग्रीन बिल्डिंग्स, प्रदेश की ग्रीनरी बढ़ाने व ई व्हीकल्स को लेकर घोषणाएं हो सकती है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी। कुल मिलाकर बजट पीएम सूर्य घर योजना, कुसुम योजना और भी कई ग्रीन एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द रहेगा। अब देखना कि प्रदेश की आम जनता के लिए कितना पिटारा खुलने जा रहा है आज के दिन। रीट 2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को है। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी ने बताया कि विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। रेलवे महाकुंभ के लिए लगातार ट्रेनें चला रहा है। उत्तर मध्य रेलवे ने 28 फरवरी तक यात्रियों को महाकुंभ से वापस गंतव्य तक भेजने के लिए 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई। मंगलवार देर शाम इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसके तहत जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर से गुजरने वाली 7 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। इनमें 2 जोड़ी ट्रेनों को तो 28 फरवरी तक रद्द कर दिया गया। इससे अजमेर और जयपुर से रोजाना यात्रा करने वाले करीब 5000 यात्री परेशान होंगे। अब देखना यह है कि ये परेशानी इनकी कब तक दूर हो सकती है। बुधवार यानी आज से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होगी। उद्घाटन मैच में मेजबान पाक का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। टीम इंडिया 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ दुबई में खेलेगी। सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से होंगे। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर मंगलवार सुबह महाकुंभ से लौट रही कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा टकराई। हादसे में कार सवार कई व्यक्ति हताहत हो गए, हादसे के शिकार हो गए। इसलिए जब भी आप सड़क पर उतरें, हमेशा तरीके से गाड़ी चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, स्पीड को कंट्रोल रखें। खड़े ट्रेलर में घुसने से यदि कई लोगों की मौत हो सकती है तो आप स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नवंबर में सभी 305 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ होंगे। नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मंगलवार को कहा कि नवंबर में चुनाव कराने का सरकार विचार कर रही है। सैद्धांतिक रूप से नवंबर में चुनाव कराने की सहमति है। खर्रा ने कहा कि पहली बार सभी शहरी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। प्रदेश के सभी 305 निकायों में परिसीमन पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। राजस्थान के 100 से अधिक निकायों में प्रशासक लगाए जा चुके हैं।
पर्यटन नगरी जयपुर की धरा पर एक साथ 100 से ज्यादा बॉलीवुड सितारों की चमक देखने को मिलेगी। सीतापुरा स्थित कन्वेंशन सेंटर के मंच पर माया नगरी के सरताज की जोड़ियां परफॉर्म करती नजर आएगी। इनमें पहले दिन सिंगर भी होंगे, सचिन जिगर परफॉर्म करेंगे, श्रेया घोषाल होगी। दूसरे दिन यानी 9 मार्च को आईफा अवार्ड्स आयोजित किया जाएगा। इस दिन कई बड़े सितारे जिनमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित सहित और भी कई बड़े सितारे परफॉर्म करते नजर आएंगे। इस कड़ी में आईफा की गेस्ट लिस्ट में एक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, फैशन डिजाइनर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शामिल होंगे। सबसे अहम यह है कि फिल्म लापता लेडीज को आईफा में सबसे ज्यादा यानी 9 बार नॉमिनेशन मिले हैं। गौरतलब है कि आईफा अवार्ड्स अपने सिल्वर जुबली एडिशन को 8 और 9 मार्च को भव्य तरीके से जयपुर में सेलिब्रेट करेगा। पहले दिन 8 मार्च को डिजिटल अवार्ड्स आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओटीटी और डिजिटल एंटरटेनमेंट के कलाकारों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। यानी जयपुर की धरा पर पहली बार 100 फिल्मी सितारे आर माधवन, बोमन ईरानी, बॉबी देओल, दिया मिर्जा और कई बड़े सितारे होंगे शामिल। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होते ही राजधानी जयपुर का मौसम बदल गया। सुबह बूंदाबांदी से फरवरी माह की शुरुआत से लगातार बढ़ रहा तापमान एकदम लुढ़क गया। मौसम खुशनुमा हो गया। बता दें कि राजधानी में 5 साल में लगातार दूसरी बार फरवरी में मावठ हुई है। हालांकि ये 2 हफ्ते लेट है। पिछले साल 5 फरवरी को 22.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में एक्टिव होते हुए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूरे शहर में सुबह बूंदाबांदी का दौर चला, जिससे 1.6 डिग्री बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे अधिकतम तापमान 2.1 डिग्री लुढ़क कर 27.4 डिग्री पर आ गया। इससे 3 दिन पहले पारा 31 पार पहुंच गया था। रात का तापमान भी 0.7 डिग्री लुढ़क कर 17 डिग्री पर आ गया है। विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को ही खत्म हो गया। बुधवार को दोपहर बाद एक और नया विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चलेगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजधानी के आसपास हल्की बारिश की संभावना है। इसका असर 2 दिन रहेगा। यानी अभी भी गर्मी आपको परेशान नहीं करने वाली है, इसलिए आप इस खुशनुमा मौसम का मजा लीजिए। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर व यूट्यूबर एल्विश यादव द्वारा सोशल मीडिया पर जयपुर पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट देने का वीडियो अपलोड करने के मामले में जयपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश को भेजा नोटिस, जल्द होगी पूछताछ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम विद्यालय में बदले जाने के फैसले का पुरजोर शब्दों में विरोध किया है। जूली ने कहा कि सरकार का यह फैसला प्रदेश के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित और ग्रामीण परिवेश के बच्चों के भविष्य के प्रति संकीर्ण सोच को दर्शाता है। ये विचारणीय विषय है कि भाजपा सरकार को ग्रामीण, गरीब और पिछड़ों के बच्चों से इतनी नफरत क्यों है। जूली ने कहा कि यह तुगलकी फरमान जारी कर सरकार ने प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा के भविष्य पर गहरी चोट पहुंचाई है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग लापरवाही बरत रहा है। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। निजी स्कूलों में सामान्यतः है 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस दिन तक आरटीई के विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं हो पाएगी। अभी तक शिक्षा विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की तिथि तक तय नहीं की है। ऐसे में आरटीई में प्रवेश पाने वाले बच्चों को पढ़ाई का 1 से 1.5 महीने का नुकसान होगा। माना जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया मार्च मध्य में प्रारंभ होगी। ऐसे में 1 अप्रैल से प्रवेश प्रारंभ होना मुश्किल है। पिछले 3 सत्रों की स्थिति देखें तो हर बार अप्रैल मई में लॉटरी निकाली जाती है। 10 साल पहले आरटी प्रवेश मार्च में प्रारंभ हो जाते थे। शिक्षा विभाग के पूर्व उप निदेशक का कहना है कि विभाग आरटी में प्रवेश बहुत देरी से प्रारंभ करता है। इससे बच्चों को पढ़ाई का नुकसान होता है। विभाग को चाहिए कि फरवरी मार्च में आवेदन व लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ले, ताकि 1 अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ हो सके। जेएलएन सरस पार्लर की तर्ज पर बस्सी के पास अत्याधुनिक सरस कैफे मड हट्स रिसोर्ट्स बनाएगा। इसके बनने के बाद जयपुर, दौसा और आगरा जाने वाले लोग सरस प्रोडक्ट के साथ राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसे आरसीडीएफ की जमीन पर जयपुर डेयरी की ओर से डेवलप किया जाएगा। इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का
खर्च आएगा। जयपुर डेयरी का यह पहला, सबसे बड़ा और दूसरा सस पार्लर होगा। इसे लेकर मंगलवार को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासन और प्रबंध संचालन श्रुति भारद्वाज और जयपुर डेयरी एमडी मनीष फौजदार ने जयपुर आगरा रोड पर मुख्य बस्सी चक मोड़ पर बनने वाले मड हट्स के साथ सरस ढाणी की जमीन का निरीक्षण किया। जयपुर से बांदीकुई एक्सप्रेसवे को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस मार्ग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब रोड सुरक्षा के संकेत लगाने का काम अंतिम चरणों में है। ऐसे में जिससे जयपुर से बांदीकुई की दूरी लगभग 45 मिनट में तय की जा सकेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 3 सदस्यीय बोर्ड ने मंगलवार को जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। द बार एसोसिएशन वक्फ के नव गठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद नकवी ने इस अवसर पर वक्फ अधिकरण न्यायालय में पक्षकारों व वकीलों के लिए मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने की मांग रखी। समारोह में मुख्य अतिथि न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन, राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश शर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक रफीक खान, चेयरमैन राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ खानू खान बुधवाली मौजूद रहे। एक और दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, पुलिस और माइनिंग अधिकारियों की मिली भगत से टोंक, सवाई माधोपुर और केकड़ी में अवैध बजरी का खेल चल रहा है। टोंक केकड़ी से हर दिन करीब 60,000 टन बजरी का खनन होता है। इसमें से 23,000 टन लीगल बजरी धारक निकाल रहे हैं, वहीं करीब 36,000 टन अवैध बजरी का खनन हो रहा है। इससे सरकार को हर दिन करीब 20 लाख रुपए और महीने के 6 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होता है। दूसरी ओर अवैध बजरी लोगों को महंगे दाम पर बेची जा रही है। हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए का अवैध बजरी का कारोबार होता है। टोल प्लाजा और माइनिंग विभाग के आंकड़ों के अनुसार जयपुर जिले में हर दिन करीब 60,000 टन बजरी सप्लाई होती है। इसमें से टोंक से एक लीगल लीज है। इसके माध्यम से हर दिन करीब 18,500 टन के लगभग बजरी का डिस्पैच जयपुर जिले को हो रही है। वहीं केकड़ी में भी एक ही लीज है। इस लीज से हर दिन करीब 2300 टन बजरी डिस्पैच हो रही है। यानी जितनी वैध होती है उससे अधिक अवैध बजरी का खनन होता है और वह सप्लाई होता है। यह किस तरह से संभव हो सकता है, इसको आप अवश्य इस पर आप कमेंट करें। और ये किसी की मिली भगत के बिना तो कैसे संभव हो सकता है। एक और बड़ी खबर जो आपको हिलाकर रख देगी, सदर थाना क्षेत्र आबू रोड की ये खबर, धामसरा में तय मोताणा हरजाना, यानी हत्या का मोताणा नहीं दिया था, हथियारों के साथ बोला धावा, तोड़फोड़ व आगजनी की गई। जी हां, आबू रोड पर सदर थाना क्षेत्र के धामसरा में तय मोताणा यानी मौत पर होने वाला हरजाना राशि नहीं देने की बात पर गुस्साए दूसरे पक्ष ने हत्या के आरोपी पक्ष के घर को मंगलवार दोपहर आग के हवाले कर दिया। यानी कहीं कोई न्याय पुलिस का कोई रोल नहीं, कहीं कोई न्याय का डर नहीं, कहीं पुलिस का डर नहीं, सिर्फ अपराधी अपराधी होते हैं। दूसरे पक्ष ने हत्या के आरोपी पक्ष के घर को मंगलवार दोपहर आग के हवाले कर दिया। सदर थाना पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर जाब्ता तैनात किया गया। मौके से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीओ माउंट गोमाराम ने बताया कि 14 फरवरी को शहर थाना क्षेत्र इलाके में बस स्टैंड के सामने रंजिश के चलते धामसरा निवासी 4 युवकों ने कालूराम गरासिया की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मामले में दोनों पक्षों के बीच सामाजिक वार्ता हुई, मोताना देने की राशि तय हुई। 1 माह बाद भी पीड़ित पक्ष को मोताना नहीं दिया गया। मंगलवार को पीड़ित पक्ष से 10 से 12 लोग लाठी, डंडे, तलवार, धारियां लेकर धामसरा पहुंचे। 3 आरोपियों के पास बने घरों में तोड़फोड़ की और झोपड़ी घरों को आग के हवाले कर दिया गया। मौके से सामान लेकर भाग गए। सीओ माउंट गोमाराम ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि सभी आरोपियों को साथ में मिलकर मोताणा राशि देनी थी, लेकिन 3 नाबालिगों के परिजनों ने मोताणा राशि देने से मना कर दिया। पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि हमलावरों को देख दूसरे पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग गए। लगभग 2 घंटे तक तोड़फोड़ उत्पात चला। यानी किसी को भी किसी भी पुलिस का कोई डर नहीं है। आरपीएससी ने आरएएस मेंस 2023 की मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित वीडियो जारी करने वाले भरतपुर के कोचिंग संचालक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 24 फरवरी तक स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग सचिव ने बताया कि चैतन्य एकेडमी भरतपुर के जितेंद्र यादव को नोटिस दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी हो गया। यह भी तय हो गया है कि राजस्थान रॉयल्स जयपुर में 5 मैच खेलेगा, लेकिन जयपुर में आईपीएल मैचों की मेजबानी को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक तरफ स्पोर्ट्स काउंसिल ने मंगलवार को बीसीसीआई को मेल
लिखकर आईपीएल मैच खुद कराने की बात कही है। वहीं एडॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी का कहना है कि अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल की ओर से इस बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बीसीसीआई को ईमेल भी भेज दिया है। इस संबंध में स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष नीरज के पौन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बीसीसीआई को ईमेल भेज दिया गया है। इस संबंध में मेरी खेल मंत्री से बात भी हो गई। इस मेल में लिखा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल गत वर्ष की तरह मैचों का आयोजन करने में सक्षम है। इस बीच आरसीए के पूर्व सचिव और नागौर जिला क्रिकेट संघ के सचिव आरएस नांदू ने भी स्पोर्ट्स काउंसिल के मैचों का आयोजन कराने का समर्थन किया है। नांदू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पत्र भी लिखा है। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब अपने घर में अजय क्रम जारी रखना चाहेगी। बुधवार यानी आज विद्याधर नगर स्टेडियम में RUFC का मुकाबला श्रीनिधि डेक्कन FC से होगा। राजस्थान टीम ने घर में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत मिली है, जबकि 3 मैच ड्रॉ खेले हैं। राजस्थान के 14 मैचों में 21 पॉइंट और वह 6ठे नंबर पर है, जबकि श्रीनिधि के इतने ही मैचों में 16 पॉइंट है और वह 90वें नंबर पर है। परशुराम खेल समिति की ओर से परशुराम क्रिकेट लीग का फाइनल मैच सोमवार को जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। बालाजी क्रिकेट क्लब जमवा रामगढ़ चैंपियन बना। राजस्थान की महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया और लगातार चौथी बार सीनियर नेशनल में कांस्य पदक जीता है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन मोर माजरा करनाल हरियाणा में 15 से 18 फरवरी तक हुआ। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में राजस्थान टीम ने पौंडीचेरी को 38-11 से, बिहार को 47-34 से, प्री क्वार्टर में 30-26 से तथा क्वार्टर फाइनल में चंडीगढ़ को 36-33 से हराया। सेमीफाइनल में राजस्थान को इंडियन रेलवे से कांटे के मुकाबले में 25-33 से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान की निधि शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, यानी राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने नेशनल में लगातार चौथी बार जीता कांस्य पदक। तो राजस्थान महिला कबड्डी टीम को बधाई हमारे चैनल की ओर से। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।